आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। बिहार की 71 सीटों पर 53% वोटिंग हुई है। सबके मन में सवाल है कि आज के मतदान से बिहार का इशारा क्या है। इस वोटिंग की डिटेल आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि पहले फेज के मतदान में किस तरह के संकेत मिले। मतदान की प्रतिशत से बिहार के मूड के बारे में क्या पता चलता है। 53% मतदान में किसका कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान, ये पूरी वोट रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद आपको बिहार चुनाव के रैली वाले रण में ले चलेंगे और वहां हो रही धुआंधार रैलियों का संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। जंगल राज के युवराज वाले डायलॉग से लेकर पकौड़ा संवाद तक बिहार की रैलियों में बहुत कुछ हो रहा है। तमाम नेता वोटों की तलाश में भटक रहे हैं और दिग्गज जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ताकत झोंक दी है। सवाल यह भी है कि बिहार में कितने वोट खींच पाएगा पीएम मोदी का मैग्नेट। मैं बिहार के वैशाली भी गई थी, जहां 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहां से मैंने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। इस रिपोर्ट में आपको अशोक स्तंभ का मौजूदा हाल दिखाई देगा। इसके अलावा देश को आक्रोशित करने वाले हरियाणा के वल्लभगढ़ हत्याकांड को राजनीति और लव जिहाद वाले लेंस से स्कैन करेंगे। दिन दहाड़े जिस तरह हरियाणा की बेटी निकिता तोमर की हत्या हुई, जिस तरह एक परिवार को जीवन भर के लिए सदमा लगा, इसके बाद देश का हर परिवार यही सोच रहा है कि निकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। आज आपको निकिता हत्याकांड की चश्मदीद गवाहियां भी दिखाएंगे। जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे तो आपको उस परिवार के दर्द का एहसास होगा जिसने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन सबसे पहले बिहार की लड़ाई की बात, जिसका पहला राउंड आज पूरा हो गया। 71 सीटों पर जनता ने फैसला कर लिया। पब्लिक का मूड क्या है, वोटिंग परसेंटेज से मायने निकाले जा रहे हैं। नेताओं की इस पर आज पूरे दिन नजर रही होगी और इसी के आधार पर अब आगे का चुनावी गणित तैयार किया जा रहा होगा। आपको 71 सीटों के पहले राउंड की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ये बताते हैं कि कहां कितना मतदान हुआ, इसका किसको क्या नफा क्या नुकसान हुआ। बिहार में पहले राउंड की वोटिंग से क्या संकेत मिले हैं, किसका चुनावी गणित बना है और किसका बिगड़ गया है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद किसे प्लान बदलना पड़ेगा, पहले राउंड की वोटिंग के बाद किसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। वोटिंग से मिले संकेतों के बाद नेता नफा नुकसान का गणित लगा रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक पहले चरण की 71 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज करीब 53% रहा। पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज करीब 55% था। यानी देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसे जानने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि बिहार का चुनाव कोरोना काल का पहला चुनाव है। कोरोना के खतरे के बीच होने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंट पिछली बार के आसपास ही रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिहार में पूरी तैयारी के साथ कोरोना काल की पहली वोटिंग हुई है। देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो है टेम्परेचर मीटर है और ये जो यहाँ पे एक और अधिकारी लगाई गई हैं, उन्होंने सैनिटाइजर लिया। जो भी वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहा है उसको उससे पहले सैनिटाइज दिया जा रहा है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग करा जा रहा है। तो कम से कम ये तो चीजें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर अपील की जा रही है। आप देखिए, सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ के सुरक्षा गार्ड है वो अपील कर रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टेंस रखें और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। आप खुश हैं सरकार के विकास कार्यों से? जी हाँ, खुश है, बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज? हमको तो राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं दिया गया है? नहीं। जी देखिए, इस वक्त मैं जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था। लेकिन हालांकि मास्क जो है कुछ लोगों ने पहना भी है, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं। बिहार में आज 16 जिलों में वोट पड़े हैं। शुरुआत में वोटिंग ने बहुत स्पीड पकड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बिहार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन दोपहर के बाद वोटर्स का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। शाम होते होते फिर वोटिंग बढ़ी और मतदान का प्रतिशत 53 के पार पहुंच गया। शाम 6 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा है। रोहतास में 49%, जहानाबाद में 54%, औरंगाबाद में 53%, गया में 57%, नवादा में 52%,
जमुई में 57%, भागलपुर में 54%, बांका में 59%, लखीसराय में 55%, शेखपुरा में 56%, कैमूर में 56%, बक्सर में 54%, भोजपुर में 48%, पटना में 52% मतदान हुआ है। इस वक्त सासाराम में है और सासाराम ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। यहाँ का एक स्कूल की बिल्डिंग है और देखिए अब धीरे धीरे जो महिलाओं की लाइन है वो बड़ी होती जा रही है। चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, यंग हों, सभी लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं इस चुनाव में वोटिंग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस बार कि आखिरकार ये जो चुनाव है वो किस करवट बैठता है। जो रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें मुद्दा बनी है और गांव-गांव में हमने देखा है कि इस बार पलायन के बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है। लोग भी यहाँ मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे चर्चित मुंगेर में 47% ही वोटिंग हुई। यहाँ पर चुनाव से 2 दिन पहले दुर्गा पूजा पर बड़ी घटना हुई थी। भक्तों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, फायरिंग का आरोप भी लगा। वोटिंग के दिन भी इस पर बड़ी राजनीति हुई। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुंगेर वाली घटना का गुस्सा वोटिंग पर भी दिखा। दावा है कि मुंगेर में इसलिए वोटिंग कम हुई है। आज तक ब्यूरो। हम आपको कम और अधिक वोटिंग परसेंटेज का मतलब भी समझा देते हैं। चुनाव में 60% से कम मतदान होता है तो इसे औसत वोटिंग कहा जाता है। 60 से 70% तक वोटिंग होने पर इसे अच्छी वोटिंग कहा जाता था और अगर 70% से ज्यादा वोट पड़ते हैं तो इसे भारी मतदान माना जा सकता है। बिहार में पिछली 3 विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखिए तो 2005 में करीब 46%, 2010 में 53%, 2015 के चुनाव में करीब 57% वोटिंग हुई थी। यानी बिहार में 60% से कम औसत मतदान का ट्रेंड रहा है और वही इस बार भी कम से कम इस पहले चरण में नजर आया है। कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग के मायने क्या निकाले जाते हैं ये भी आपको हम बताते हैं। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से जनता की नाराजगी वोटिंग में दिखती है, ऐसा माना जाता है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। कम वोटिंग में यथास्थिति बने रहने के चांस ज्यादा होते हैं या कभी-कभी ये कांटे की टक्कर के संकेत भी माने जाते हैं क्योंकि कुछ वोटों के अंतर से स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन इन सभी बातों में शर्तें लागू होती हैं और कई बार अपवाद भी हुए हैं और उलटफेर भी हुए हैं। इसीलिए वोट वाले गणित को समझना इतना सरल भी नहीं है। पर पब्लिक का मूड आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। इसीलिए नाम किसी का भी हो, नेता कितना भी बड़ा हो, सब अपना पूरा जोर लगाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर चुनावी ब्रह्मास्त्र है और इसे बीजेपी बिहार में भी विरोधियों पर चला रही है। वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हुई, राहुल गांधी की भी बिहार में 2 रैलियां हुई, तेजस्वी यादव भी खूब पसीना बहा रहे हैं। बिहार में नेताओं की रैलियों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। राहुल जी के समय काफी काम हो। बिहार के मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी हैं जिनका 10 तारीख को विदाई तय है। अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या? जंगल राज के युवराज, ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर
और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और चुन चुन कर निशाने। बिहार की लड़ाई में कोई भी कमजोर नहीं। मिशन बिहार के दूसरे राउंड में भी पीएम उतरे तो तेजस्वी के लिए जोर लगाने राहुल भी पहुंचे। अगर मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेके कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, शायद भीड़ उनको भगा दे। आपने बना पकौड़ा है? अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को, नीतीश जी को थोड़े खिला देना। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है, इसलिए इनसे सावधान रहना। 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रधानमंत्री के ताने, जंगल राज और जंगल राज के युवराज जैसे निशाने। पहले राउंड के बाद टीम मोदी का नया प्लान तैयार है। विकास बनाम बेरोजगारी की बहस में अब सीधा वार है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। रामायण सर्किट, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और इसके बाद पटना। बिहार में अपने दूसरे राउंड में भी 3 जगहों पर पीएम पहुंचे। पहले राउंड की वोटिंग के बीच ही बैक टू बैक रैलियां हुई। चुनौतियों से घिरे एनडीए के लिए उन्हीं के नाम का सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बहुत सारी महिलाएं आई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका मुद्दा क्या रहने वाला है, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे। अम्मा आयल बारी मोदी जी के देखे, मोदी जी अच्छा लगे? हाँ अच्छा लगे। नीतीश कुमार ना, हाँ नीतीश कुमार मोदी जी कह दिलन से केहू नेता न कहले। कौन सा मुद्दा होगा जिसको देखकर वोट डालेंगे आप? मोदी जी के, मोदी जी को ही देखकर वोट डालेंगे। मोदी जी को सुनने के लिए आई हैं। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उनको मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें। किसान सम्मान निधि को। बिहार में प्रधानमंत्री की 12 रैलियां प्लान की गई हैं। 2 बार में 6 रैलियां हो चुकी हैं, 6 रैलियां बाकी हैं। पहले राउंड की रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर था, लेकिन अब बिहार के मुद्दों पर विपक्ष पर तीखे हमले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण तीसरा आज जो उन्होंने दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद पटना के वेटनरी कॉलेज में किया है, और यहाँ पर उनका चेहरा लगा है, उनके फैंस घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है भाषण आप लोग? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। पीएम जी का जो बात हुआ है उसके आधार पे सरकार नीतीश कुमार का ही बनेगा, दावे के साथ बनेगा, क्योंकि इनके बात में दम है। जी मैडम, बहुत बढ़िया लगा, हम लोग का कार्यक्रम सफल रहा और सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया से सरकार। बहुत सुंदर से भारी बहुमत से नीतीश कुमार फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसी तरह हम लोग के बिहार में खुशहाली लाते रहे। हमने कहा है कि तेजस्वी जो है वो जंगल राज के युवराज है। बात तो सही है, युवराज थे, उनको पिता जंगल राज के युवराज थे और उन्हीं के नक्शा कदम पर ये चलेंगे। पीएम साहब एक शक्तिशाली हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश विदेश सभी हमारे सामने अभी नतमस्तक है। इससे बढ़ के क्या होगा, इसीलिए हम लोग मोदी करते हैं। बिहार के प्रचार में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। जिस दिन पीएम की रैली होती है उसी दिन राहुल भी वार करते हैं। लॉकडाउन किया। पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में राहुल गांधी की 2 रैलियां आज हुई। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल पीएम मोदी और नीतीश को घेर रहे हैं। पंजाब का युवा, बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, उसके दिल में गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री दिन भर बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ भाषण देते हैं। कभी चीनी की बात करेंगे, कहेंगे मैं चीनी दूंगा, फिर हम एक साथ चाय पिएंगे। मगर जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या,
उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। 15 साल आप जिस जंगल राज की बात करते हैं, आपने सरकार को बदला। आप 15 साल आ गए, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये बिहारी सीधा साधा। प्रचार में सबसे ज्यादा पसीना तेजस्वी बहा रहे हैं। एक एक दिन में उनकी 10 से 11 चुनावी सभाएं हो रही हैं। तेजस्वी को इस बार नीतीश के खिलाफ बड़ा चांस दिख रहा है। नीतीश जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक रोजगार नहीं दिए, कारखाना नहीं दिए, गरीबी नहीं मिटाए, पलायन नहीं रोके, भुखमरी नहीं मिटाए। तेजस्वी की चुनावी सभाओं में भीड़ भी बहुत दिख रही है। एनडीए के लिए ये चुनावी परेशानी बढ़ाने वाली बात है। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी ने चुनावी माहौल बनाया है। अब टीम मोदी और टीम नीतीश इसी पर पलटवार कर रहे हैं और इसीलिए नीतीश से लेकर पीएम मोदी तक बिहार में जंगल राज की याद दिला रही है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। पटना से अंजना ओम कश्यप, मुजफ्फरपुर से चित्रा त्रिपाठी और दरभंगा से प्रहलाद के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। बिहार के चुनाव में जंगल राज के युवराज से लेकर जनरल डायर तक की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बिहार तो नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। यह हाल तब है जब बिहार का कोना कोना अतीत के अपने सुनहरे इतिहास के साथ चमकता नजर आता है। बुनियादी बातों पर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए तो यहां पर्यटन की भी असीम संभावनाएं निकल आएंगी। चुनावी संग्राम के बीच में वैशाली के अशोक स्तंभ तक गई। यह ऐतिहासिक धरोहर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में बनवाई थी। ऐसा ऐतिहासिक स्थल न सिर्फ वैशाली बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के लिए एक खजाना बन सकता है। लेकिन वहां का हाल क्या है, ये जानने के लिए आप मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और युवाओं के मन में उठे सवालों और टीस को महसूस कीजिए। विश्व का पहला गणराज्य यानी समूची धरती पर वो पहली जगह जहां पर एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई थी। इसके बाद ही दुनिया के बाकी देशों को रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब समझ में आया। आज बिहार चुनाव अगर हो रहे हैं तो वैशाली की स्थिति भी देख लेना जरूरी है। यूं तो यहाँ लिच्छवी राजाओं का साम्राज्य था, लेकिन यहाँ जो भग्नावशेष हम आपको दिखा रहे हैं ये सम्राट अशोक की निशानी है। पीछे जो स्तूप आप देख रहे हैं 5वीं सदी का बताया जाता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और साथ ही में जो अशोक स्तंभ जिसकी निशानी हम हर तरफ देखते हैं, हालांकि वहां पर आप सिंहों की संख्या चारों दिशाओं में देख लेते हैं, यहां पर एक आपको नजर आ रहा है। इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो भी बाकी स्तंभों से अलग है, लेकिन सम्राट अशोक के साथ ही भारत में लिखित इतिहास की शुरुआत हो गई थी। अब आज अगर आप यहां की स्थिति देखेंगे तो आपको यहां पर पानी भी लबालब भरा हुआ नजर आ जाएगा, जिससे जो ये पूरे जो रूइंस हैं, जो भग्नावशेष हैं, उन पर भी काफी दिक्कत, काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन शायद एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, एक योजना की आवश्यकता। बिहार में पर्यटन और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने लायक, जैसे वैशाली हुआ, बोध गया हुआ, बहुत सारे, लेकिन वही है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन और होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेंटेन और होना चाहिए। जी जी बहुत होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चीज हो सकता है। तो यहाँ का मुद्दा क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ कुछ हद तक बहुत। मुझे तो नहीं दिख रहा उतना, मुझे नहीं से रहने वाला हूँ और मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन मैं जब भुवनेश्वर से वापस आया हूँ तो लॉट ऑफ चेंजेस है। क्या चेंज देखा? रोड से पहले के रेस्पेक्ट में अभी जो रोड्स है पहले से जो मतलब पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा मतलब बदलाव हुआ है। बदलाव नहीं दिख रहा है। शिक्षा एजुकेशन में जो नहीं वो होना चाहिए नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूल के जो हालात हैं वही हैं जो पहले थे। कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटी के तो और बदतर हालात हैं। ठीक नहीं हो शिक्षा का। यूनिवर्सिटी का मेन सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी का जो मतलब जो एजुकेशन लेवल का होता है वो मतलब 2 साल का है तो वो 3 साल लगा देते हैं। रोजगार इट्स ओके फाइन। आपको तो बाहर निकलना पड़ा रोजगार के लिए? हाँ, लेकिन उस वक्त के हालात ना, मैं उस वक्त बाहर निकला था। उस थे रोजगार? जी रोजगार थोड़ी और लानी है अभी। क्राइम कम रहेगा तो रोजगार आएगा ना। आपको लग रहा है अब आएगा? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ देखने के लिए आए थे? जी। यहाँ बाढ़ का पानी दिख रहा है आपको? जी जी पूरा दिख रहा है। लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही सूखा है यहाँ पे।
मेंटेनेंस और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से जो पोटेंशियल है बिहार के पास टूरिज्म में, वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। क्या टूरिज्म के जरिए भी नौकरियां निकल सकती हैं और मिल सकती हैं लोगों को और नौकरियां? जी जी जी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, बट अभी उस टाइप का माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को कि जाके एक्सप्रेस करे, चीज़ों को एक्सप्लेन करे। आपके हिसाब से है विकास हो रहा है बिहार में? पहले से तो कुछ सुधरा ही है। पहले ऐसी चीजें थी, रात में लोग निकल नहीं पाते थे, अभी हम लोग फ्रीली घूम पाते हैं। क्या क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए बिहार में अभी? बिहार में सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है रोजगार। सरकारी नौकरी या कुछ कहीं भी प्राइवेट भी हो, लेकिन प्राइवेट भी हो एक सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी होनी चाहिए या रोजगार के लिए, वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की बड़ी बात है, यहाँ पे इतना चीज उद्योग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ढंग का काम नहीं कर रहा है। सिस्टम का दोष आपको लग रहा है, लेकिन चीजें बदल सकती हैं आपके वोट से। बिल्कुल बदल सकती हैं, क्यों नहीं बदलेंगी? हम ही हैं जो वोट दे के इनको आते हैं, लाते हैं सरकार में, तो हम ही कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, जितने ज्ञान की बात जब भी हम कर लेते हैं तो ये ज्ञान की भूमि हो जाती है। वैशाली हमने आपको बताया कि गणराज्य यहीं से, रिपब्लिक की शुरुआत यहाँ से हुई। अलग अलग देश अपना अलग अलग इतिहास बताते हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बिहार की भूमि से ही वो पहला साम्राज्य निकला था। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर इतिहास इतना स्वर्णिम है तो आज का वर्तमान और भविष्य सुनहरा क्यों नहीं हो सकता? सवाल सबके मन में केवल यही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, वैशाली आज तक। अब बात बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड की, जिसमें लव जिहाद के बाद अब राजनीति का एंगल भी जुड़ गया है। एक तरफ निकिता को गोली मारने वाला आरोपी तौसीफ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का चचेरा भाई है। इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस के सामने तौसीफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और मान लिया है कि उसने निकिता को इसीलिए मार डाला क्योंकि निकिता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। यानी निकिता की जुबान पर इनकार था और बंदूक के ट्रिगर पर तौसीफ की उंगली थी। ये सिर्फ लव जिहाद का मामला नहीं रहा, इसमें राजनीतिक फायरिंग भी हो रही है। जो कि हिंदू थी, उसका गुनाह ये था कि वो ना तो अपना धर्म बदलना चाहती थी, ना ही उसे उस लड़के से प्यार था। आम बोलचाल की भाषा में यही लव जिहाद है। हाँ सर, मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं और जबरदस्ती उससे करवाओगे, कहोगे धर्म परिवर्तन के लिए बोलोगे तो लव जिहाद ही होगी। लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। बात जो भी हो, लेकिन एक लड़की की जान तो गई है और खून तौसीफ ने किया है, जो आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से लड़की को परेशान कर रहा था। तौसीफ ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर दिया था, लेकिन तब बातचीत आपसी सुलह से निपटा ली गई थी। लेकिन तौसीफ ने निकिता पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाना नहीं छोड़ा। सितंबर में निकिता ने तौसीफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस पूरे गोलीकांड में लव जिहाद का एंगल है और अब इसी एंगल से पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। उस SIT को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये किया है, जो भी कड़ा से कड़ा सजा हो सकती होगी। और जैसे उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। एक और बात जो अब साफ हो चुकी है वो ये कि निकिता और तौसीफ के बीच बचपन से दोस्ती थी। खुद तौसीफ ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि उसने निकिता को मार डाला क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। तौसीफ ने कबूला है कि 24 और 25 तारीख की रात दोनों के बीच 16-17 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन निकिता ने तौसीफ से शादी करने से इनकार कर दिया। जाहिर है ये घटना लव जिहाद के लेंस से ही देखी जा रही है। हरियाणा सरकार से लेकर निकिता के परिवार तक सब यही मान रहे हैं। परिवार ने जो कहा है कि अपराधी लगातार उस बच्ची पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो अब ये जांच का विषय है। SIT बना दी गई है, SIT अपनी जांच रिपोर्ट देगी और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का वारदात है तो उसके खिलाफ भी उसी तरह कानून अपना काम करेगा। ये मामला सिर्फ लव जिहाद का ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल भी है।
आरोपी तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं। तौसीफ के दादा के भाई खुर्शीद अहमद भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ का चचेरा भाई आफ्ताब अहमद मेवात जिले की नूह सीट से कांग्रेस विधायक है और तौसीफ के एक और चाचा जावेद अहमद भी नेता हैं और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जाहिर है जब मामला लव जिहाद का हो और आरोपी का बैकग्राउंड राजनीतिक हो तो सवाल उठने लाजमी है, लेकिन आरोपी तौसीफ के परिवार को इसमें सिर्फ राजनीति दिख रही है, लव जिहाद नहीं। क्या इतने छोटे बच्चों को धर्म के बारे में नॉलेज होती है? और इतने छोटे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो धर्म परिवर्तन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, मैं तो कहूँगा कि ओछी मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। अब तौसीफ ने निकिता की हत्या लव जिहाद में फेल रहने पर की हो या एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में, लेकिन सच ये है कि निकिता की हत्या हुई है वो भी दिन दहाड़े। अब निकिता और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि फिर कोई तौसीफ किसी निकिता के साथ ऐसा न कर सके। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। स्मृति ईरानी ने मंगलवार को गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया था। उनसे पहले बीजेपी नेताओं में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी चुनाव प्रचार के बीच कोरोना हो गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन भी रैली करते हुए कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।